हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम चैप्टर 1 थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के लास्ट यूनिट 7 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कवर करने जा रहे हैं। ये कम्प्लीटली थ्योरी चैप्टर है, जैसे कि सारे चैप्टर ही हमारे चैप्टर 1 के थ्योरी चैप्टर्स थे। छोटा सा चैप्टर है, इसके साथ ही इसके चैप्टर एंड में ट्रू फॉल्स एंड एमसीक्यूज भी बहुत ही लिमिटेड नंबर्स में दिए गए, इसलिए हम भी उसे सेम वीडियो में कवर करेंगे, सेपरेट वीडियो नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चैप्टर्स को इस पीडीएफ से पढ़ने से पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्यों आया उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे। राइट, अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कुछ नहीं है, ये एक रूल बुक है। ये क्या है, ये एक रूल बुक की तरह है जो बताता है कि आपको काम कैसे करना है। काम यानी आपको अकाउंटिंग कैसे करनी है, किसी भी चीज की अकाउंटिंग कैसी करनी है उसके बारे में हमें कौन बताता है, हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताते हैं। चाहे वो हमारे फिक्स एसेट हो, चाहे वो हमारी इन्वेंट्री हो, चाहे डेप्रिसिएशन हो, अकाउंटिंग से रिलेटेड छोटी से छोटी चीज के बारे में हमें क्या कैसे करना है क्या बताते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताते हैं। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्यों आए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आए एक कॉन्सेप्ट को खत्म करने के लिए, मेरी मर्जी। कौन से कॉन्सेप्ट को खत्म करने के लिए, मेरी मर्जी कॉन्सेप्ट को खत्म करने के लिए। अब देखो, ये तो इंडिया है, ठीक है, मान लो ये इंडिया है। अब इस इंडिया के अंदर नंबर ऑफ अकाउंटेंट्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ अकाउंटेंट्स हैं। अब कोई ऐसा रूल नहीं है जो कि इनसे ये कहे कि भाई आपको अकाउंटिंग ऐसी करनी है। आप सोच के देखो, कोई रूल नहीं है। मान लो कोई रूल ही ना हो और सब अपने मन के मालिक हों, जो ये कहे कि नहीं आपको अकाउंटिंग करनी है तो मेरे हिसाब से करनी है, ऐसा कहने वाला कोई ना हो। तो ये अकाउंटेंट उठेगा, ये कहेगा भाई मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा, और मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं एसेट इधर लिखूंगा, लायबिलिटी इधर लिखूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं उसमें एक्सपेंस इधर लिखूंगा, इनकम इधर लिखूंगा, मतलब पीएनएल जैसे बनता है वैसे बनाऊंगा। दूसरा अकाउंटेंट उठेगा, वो कहेगा मैं जब बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मैं लायबिलिटी इधर लिखूंगा, एसेट इधर लिखूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस बनाऊंगा तो इनकम इधर लिखूंगा, एक्सपेंसेस इधर लिखूंगा। मतलब जिसके जो मन आएगा, जैसे मन आएगा वो वैसा करता चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। एक नॉर्मल पर्सन कैसे समझ पाएगा, है ना, एक नॉर्मल पर्सन कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझ पाएगा कि जब सब अपनी अपनी मर्जी के काम कर रहे हैं। अगर सब अपने अपने मर्जी के काम कर पाएंगे तो कैसे एक नॉर्मल पर्सन एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दूसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर कर पाएगा। ठीक है, जरा सोच के देखो। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मैंने पहले भी शायद दिया हुआ है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल में। एक बार आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ। मान लो तीनों स्कूल हैं, ए बी और सी, तीन स्कूल हैं। अब तीनों का पासिंग क्राइटेरिया, ये 33% पे पास कर रहा है, ये 50% पे पास कर रहा है। ये कह रहे हैं कि मैं बच्चों को पास करूंगा जब उनके 70% मार्क्स आएंगे। अब आप मुझे बताओ, क्या आप इन तीनों स्कूलों की परफॉर्मेंस कंपेयर कर सकते हो। भाई इसका पासिंग परसेंटेज मतलब रिक्वायरमेंट है ना ये। अगर आपको पास होना है तो क्या है, मिनिमम 33% आएंगे तो आपको पास डिक्लेयर कर दीजिएगा, ये स्कूल ए बोलता है। बी कहता है मिनिमम 50% आएंगे पास डिक्लेयर कर दीजिएगा। सी कहता है मिनिमम 70% मार्क्स आएंगे तभी आपको पास डिक्लेयर किया जाएगा। तो ऐसे में इसका 98% है। पासिंग परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट क्या है, पासिंग परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, वो इसका कितना हो जाएगा 98%, क्योंकि बहुत कम पे पास करा है। ये 50 पर कर रहा है तो इसके 80% स्टूडेंट मान लो पास हो जा रहे हैं। अब ये 70% पे कर रहा है तो यहाँ पे स्टूडेंट जो पास हो रहे हैं वो मान लो आपके 67% ही पास हो रहे हैं। तो अब आप देखो, जब ये तीनों ही स्कूल अलग अलग क्राइटेरिया पे स्टूडेंट्स को पास कर रहे हैं, तो आप इसके बेसिस पे कंपेयर करके ये तो नहीं कह सकते कि भाई स्कूल ए इज परफॉर्मिंग बेटर, ये क्या है, स्टार परफॉर्मर है, और ये जो सी है उसकी तो परफॉर्मेंस ऐसी है। ये तो नहीं कह सकते कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो ऐसी है, ये खराब परफॉर्मेंस वाला है स्कूल है। ये तो नहीं कह सकते ना, कि भाई जब तक ये सेम क्राइटेरिया नहीं होगा तब तक आप इनकी परफॉर्मेंस कंपेयर नहीं कर सकते। क्या होना चाहिए, या तो तीनों स्कूल मिलकर डिसाइड करें, ये भी कहे मैं भी 50% पे पास करूंगा, बी कहे मैं तो 50% पे पास कर ही रहा था करूंगा, और सी कहे मैं भी 50% पे पास करूंगा। और ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है जब इनके ऊपर कोई अथॉरिटी आए और कहे कि भाई पासिंग परसेंटेज मिनिमम इतना ही होगा, इससे कम या इससे ज्यादा आप नहीं रख सकते। राइट, तभी तो आप देखो मोस्ट ऑफ द स्कूल में 33% ही पासिंग परसेंटेज होता है। ठीक है, समझ में। तो ऐसे में क्या होता है, कंफ्यूजन होता है।
समझ नहीं आता, तो इसके लिए क्या आता है, एक गवर्नमेंट अथॉरिटी आती है, वो रूल बनाती है कि ठीक है, अगर आपको सबको क्या करना होगा, एक ही स्टैंडर्ड फॉलो करना होगा, वो ये है कि जिस स्टूडेंट के 50% से ज्यादा आएंगे वो पास डिक्लेयर किया जाएगा। ये रूल किसने बनाया, एक कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी आई नहीं है ना, जो स्कूलों को गवर्न करती है, उसने ये रूल बना दिया। अब वो ये रूल तीनों स्कूलों पे लागू होगा, और जब ये तीनों स्कूलों पे लागू होगा तब आप इसकी परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हो। सिमिलरली अकाउंटिंग में होता है। अगर अकाउंटिंग में इतनी सारी चीजें, क्योंकि बहुत सारी चीजें, मैं एग्जांपल नहीं दे सकती क्योंकि उतनी सारी चीजें आपने पढ़ी नहीं अभी। अकाउंटिंग में वैसी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डंडा चलाता है। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डंडा ना चला तो अकाउंटेंट के जो मन में आएगा वो करेगा। क्या करेगा, जो उसके मन में आएगा वो करेगा। अब उसकी वजह से जो यूजर्स होते हैं, आपने पढ़ा था ना, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यूजर्स जो होते हैं, जो कि अपने डिसीजंस लेते हैं किस पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे, वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो अपनी मर्जी चला रहा है, वो अपनी मर्जी चला रहा है, वो अपनी मर्जी चला रहा है। आप कैसे कंपेयर कर सकते हो, नहीं कर सकते ना कंपेयर। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने कहा ये जो कंपैरिजन हम नहीं कर पा रहे, सब अपनी अपनी मर्जी चला रहे, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, इस सब को हटाने के लिए एक रूल बुक का होना इंपॉर्टेंट है, जिसको सब फॉलो करें और क्या आ जाए, एक स्टैंडर्डाइजेशन आ जाए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ही वर्ड है स्टैंडर्ड, तो इसका मेन काम ही क्या था, स्टैंडर्डाइजेशन लेकर आना अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में। ठीक है, समझ में आ गया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों आया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत शॉर्ट में बोलूं, क्रक्स में बोलूं तो एक कॉन्सेप्ट को खत्म करने के लिए आया, जिस कॉन्सेप्ट का नाम था मेरी मर्जी। राइट, चलो ये हो गया कि भाई समझ आ गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्यों आए। अब आके अपन पढ़ते हैं डेफिनेशन कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है। अगर कहीं रिक्वायरमेंट होगी तो हम यहीं पे उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से समझ लेंगे। चलो क्या लिखा है देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट। क्या है ये, रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट, बेसिकली पॉलिसी है, जिसको मैंने आपको कहा इज जस्ट लाइक अ रूल बुक। तो ये क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट, भैया लिखे हुए हैं, ऐसे ही नहीं कि मन में आ गया तो बोल दिया, लिखे हुए हैं, रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। इशू कौन करता है, इशू करते हैं एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी। एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी, इंडिया की एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी कौन सी है, ICAI है। ठीक है, एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी इशू करेगी, या गवर्नमेंट करेगी, या कोई अदर रेगुलेटरी बॉडी वो इशू करेगी। ठीक है, तो तीन चीजें आपको क्या पता चली भैया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट। तो आप इसको अगर डेफिनेशन को याद करना होगा तो क्या लिखोगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट। कौन कौन इशू करता है, तीन लोग इशू कर सकते हैं। कौन कौन सी, एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी, ठीक है, गवर्नमेंट, या कोई अदर रेगुलेटरी बॉडी। ठीक है, या अदर रेगुलेटरी बॉडी। अब क्यों इशू करती है वो देखते हैं। ठीक है, क्यों इशू करती है, किस किस एस्पेक्ट को करती है, कवरिंग द एस्पेक्ट ऑफ रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, presentation and disclosure of accounting transaction and events in the financial statement। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, इशू करती है एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी, गवर्नमेंट या कोई रेगुलेटरी बॉडी, जो एस्पेक्ट, चार एस्पेक्ट को कवर करती है, रिकॉग्निशन को, मेजरमेंट को, प्रेजेंटेशन को और डिस्क्लोजर को। ठीक है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन भी सकता है। यहाँ पे देखो इसको अच्छे से लिखा है, द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील विद द इश्यूज ऑफ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किन चार इशू से डील करती है, क्या है, पहला वर्ड है रिकॉग्निशन, दूसरा है मेजरमेंट, तीसरा है प्रेजेंटेशन और चौथा है डिस्क्लोजर। ठीक है, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। रिकॉग्निशन ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन, कौन से इवेंट्स या ट्रांजैक्शन को रिकॉग्नाइज करना है और कौन से को नहीं करना है, कैसे इन ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को मेजर करना है, कैसे इन ट्रांजैक्शन या इवेंट्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करना है, दिखाना है, इन अ मैनर दैट इज मीनिंगफुल एंड अंडरस्टैंडेबल टू द रीडर, इस तरीके से कि वो मीनिंगफुल हो और रीडर को या यूजर्स को समझ में आ जाए। और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट
which should be there to enable public at large and stakeholder and potential investor in particular to get an insight that these financial statements are trying to reflect and thereby facilitating them to take prudent and informed business decision. डिस्क्लोजर को इस तरीके से करना ताकि यूजर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छे से समझ पाए और प्रूडेंटली फाइनेंशियल डिसीजन ले पाए, राइट? अब ना मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझा देती हूँ कि भैया रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर आप कैसे कैसे करते हो ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए, ठीक है? आओ इसको हम देख लेते हैं, ठीक है? हम इसको देख लेते हैं। देखो आपने एक चीज तो देख ली कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो 4 चीजों से डील करती है। पहला क्या है? रिकॉग्निशन, ठीक है? अब रिकॉग्निशन की अगर मैं आपसे बात पूछूं तो मैं आपसे कह रही हूँ 2 ट्रांजेक्शन है, ठीक है? बीइंग अ ह्यूमन बीइंग या बिजनेस ओनर आपने 2 ट्रांजेक्शन किए। पहला क्या? आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया। पहला तो किसका? घर का। और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने पे किया अपने बिजनेस का। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ इसमें से कौन से ट्रांजेक्शन को आप रिकॉग्नाइज करोगे, ठीक है? अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप इसमें से कौन से ट्रांजेक्शन को रिकॉग्नाइज करोगे। तो आप कहोगे कि मैडम हम इसमें जो ट्रांजेक्शन को रिकॉग्नाइज करेंगे वो ट्रांजेक्शन है ये वाला। कौन सा वाला? ये वाला। हम इस ट्रांजेक्शन को रिकॉग्नाइज करेंगे कि आपने जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है बिजनेस का वो रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ये ट्रांजेक्शन रिकॉग्नाइज नहीं होगा। ये क्या हुआ? ये रिकॉग्नाइज होगा। क्यों? हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ट्रांजेक्शन को ही रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ट्रांजेक्शन को ही रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो आपने रिकॉग्निशन सीख लिया। अब ये तो बहुत सिंपल है। अकाउंटिंग इसमें हर एक चीज में आपको बताता है कि भैया इसको रिकॉग्नाइज करना है, इसको नहीं। जैसे कि आप फिक्स एसेट लेकर आए, क्या बिजनेस में यूज हो रहा है तो रिकॉग्नाइज होगा, पर्सनल यूज के लिए रिकॉग्नाइज नहीं होगा। आप स्टॉक लेकर आए, बिजनेस में यूज होगा रिकॉग्नाइज होगा, बिजनेस में यूज नहीं होगा रिकॉग्नाइज नहीं होगा। तो आपको हर जगह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स गाइड करता है रिकॉग्निशन को लेकर। पहला पॉइंट हो गया रिकॉग्निशन। सेकंड पॉइंट आता है मेजरमेंट। यह मेजर कैसे करना है, ठीक है? मेजरमेंट, मेजर कैसे करना है, ठीक है? अब देखो फॉर एग्जांपल आप सैलरी देते हो, ठीक है, एम्प्लॉय को। मान लो कितना? ₹10,000, ठीक है? कैसे देते हो? जैसे कि अप्रैल की सैलरी है ना? अप्रैल की सैलरी आप देते हो 1 मई को, यानी पूरा महीना निकल जाने के बाद। यानी कि अप्रैल की सैलरी मई में जाती है, मई की जून में, जुलाई, जून की जुलाई में। इसका मतलब जो 31 मार्च आएगा ना, अगर मैं ईयर स्टार्ट करूं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लो, तो इसका मतलब ये हुआ कि अप्रैल 2024 की सैलरी आपने दी 1 मई 2025 को, ठीक है? और जो मार्च 2025 होगा उसकी सैलरी आप कब दोगे? उसकी सैलरी आप दोगे 1 अप्रैल 2025 को, ठीक है? ये अप्रैल 2024 की सैलरी दी आपने 1 मई 2024 को दोगे और मार्च 2025 की सैलरी आप 1 अप्रैल 2025 को दोगे। अब मैं पूछूंगी, आप बताओ सैलरी एक्सपेंस कितना है? मैं आपसे क्या पूछूंगी? आप बताओ सैलरी कितना रिकॉर्ड करोगे, यानी मेजर कितनी करोगे? सैलरी की वैल्यू क्या है, ठीक है? अमाउंट बताओ मुझे, अमाउंट। तो आप कहोगे कि अप्रैल की तो पे हो गई, मई की हो गई, जून की हो गई, जुलाई की हो गई, अगस्त की हो गई, सितंबर की हो गई, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 11 महीने की तो पे हो गई। आप क्या कहोगे? आपने जो पेड कर दी वो कितने की कर दी? वो आपने 11 महीने की तो पे कर दी। तो ये तो ठीक है, 1,10,000 आपने पे कर दी, ये तो मैंने पे कर दी। लेकिन साथ में हमने पढ़ा था अक्रूवल कॉन्सेप्ट।
वो क्या कह रहा था, जिस साल का खर्चा है उसी साल में रिकॉर्ड होना चाहिए। यानी ये जो नॉट पेड है, यानी कि ये जो नॉट पेड है, या जिसको हम कहते हैं क्या, आउटस्टैंडिंग है, ठीक है ना, क्या है, आउटस्टैंडिंग है ना, इसको भी तो हमें इसी साल, आउटस्टैंडिंग सैलरी को भी तो हमें इसी साल इंक्लूड करना पड़ेगा ना। तो हमने देखा कि हाँ अक्रूवल कॉन्सेप्ट है, खर्चा तो इसी साल का है, इसी मार्च का है, भले हम पे अगले साल में करेंगे तो हम सैलरी कितनी रिकॉर्ड करेंगे, 1,20,000 रुपए। तो इस तरीके से आपको कैसे मेजर करना है, ये मेजरमेंट कॉन्सेप्ट भी आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताते हैं। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया सैलरी का, क्योंकि आप पढ़ चुके हो सैलरी, राइट, हमने बहुत डिस्कस किया था अक्रूवल कॉन्सेप्ट में, मैचिंग कॉन्सेप्ट में, इस वजह से। इसके अलावा आप फिक्स एसेट खरीद के लाए हो, तो फिक्स एसेट को किस वैल्यू पे मेजर करना है, फिक्स एसेट से रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है। आप इन्वेंट्री लेकर आए हो, इन्वेंट्री को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, कैसे मेजर करना है, ये इन्वेंट्री से रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है, राइट। तो हर के सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें कैसे मेजरमेंट करना है ये हमें बताते हैं। मेजरमेंट के बाद आती है प्रेजेंटेशन की बात, ठीक है, बात आती है किसकी, प्रेजेंटेशन की। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है दिखाना, कहाँ दिखाना, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब हो गया कैसे आप शो करोगे बैलेंस शीट में एंड पीएल में, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। थर्ड, जैसे कि मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया ना, ये आपका क्या था, ये आपकी थी आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब आपको पता है ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी होती है आपके लिए क्या है, ये आपके लिए है करंट लाइबिलिटी, क्या है ना, करंट लाइबिलिटी, यानी आपको पे करना है ना, ये आपके लिए क्या है, करंट लाइबिलिटी। तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है कि भाई बैलेंस शीट में आप कैसे इसको शो करोगे, बैलेंस शीट बनाओगे, ठीक है, इधर लाइबिलिटी होगी, इधर असेट्स होंगे, और यहाँ पे आप पहले नॉन करंट लाइबिलिटी लिखोगे, फिर करंट लाइबिलिटी लिखोगे, उसके नीचे आउटस्टैंडिंग सैलरी आप डालोगे, ठीक है, 10K की। इस तरीके से आपको किस हेड में दिखाना है, कैसे ट्रीट करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, वो भी आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताते हैं। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा आता है फोर्थ पॉइंट, डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर क्या है, डिस्क्लोजर बताता है कि भाई आपको डिस्क्लोज करना है, आप डिस्क्लोजर दोगे कि मैंने ये अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करी है, ठीक है, मेरा इतना आउटस्टैंडिंग सैलरी है जो मुझे नेक्स्ट मंथ में पे करना है। तो ऐसे सारे डिस्क्लोजर आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दोगे जिससे यूजर्स डिसीजन कर सके। तो इसका मतलब है डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, है ना, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। अच्छा, अब एक बात आती है कि भैया डिस्क्लोजर क्यों जरूरत है, लॉ ने जो बोला वो तो कर दिया। देखो लॉ में क्या है ना, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, लॉ में होते हैं लूप होल्स, हम कहते हैं ना लॉ का लूप होल्स का फायदा उठाते, सबने वर्ड कहीं ना कहीं सुना होगा। लॉ में बहुत सारे होते हैं लूप होल्स, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजों के डिस्क्लोजर वो नहीं मांगता, ठीक है ना, बहुत सारी चीजों के डिस्क्लोजर वो नहीं मांगता, एज पर लॉ रिक्वायर्ड नहीं होता। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है ठीक है, लॉ में रिक्वायर्ड नहीं है ना, मैं मांग रहा हूँ, मैं मांग रहा हूँ, ये डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, इसलिए भी डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है। वैसे तो आप कह सकोगे कि लॉ में या एक्ट में है, वहां तो लिखा ही हुआ है कि आपको ये डिस्क्लोज करना है, वो डिस्क्लोज करना है, फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों, तो बहुत सारी चीजें एज पर लॉ रिक्वायर्ड नहीं होती डिस्क्लोज करना, बट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है, इसलिए ये डिस्क्लोजर आता है जिसमें हम डिटेल्ड इंफॉर्मेशन किसी भी ट्रांजेक्शन या इवेंट से रिलेटेड प्रोवाइड करते हैं ताकि यूजर्स फाइनेंशियल डिसीजंस ले सके, राइट। चल आगे बढ़ते हैं, अब इतना टाइम किसी में नहीं लगने वाला है। चलो अगला पॉइंट आता है, वो कहता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्यों आए, क्या ऑब्जेक्टिव थे अकाउंटिंग, तो एलिमिनेट द नॉन कंपेरेबिलिटी। मैंने कहा ना सब मेरी मर्जी मेरी मर्जी मेरी मर्जी करेंगे तो यूजर्स कैसे कंपेयर करेगा परफॉर्मेंस, है ना, तो ये जो एलिमिनेट करना था, इसको क्या करना था, एलिमिनेट करना था, एलिमिनेट द नॉन कंपेरेबिलिटी, जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर नहीं कर सकते मेरी मर्जी के कॉन्सेप्ट के कारण, उसको दूर करने के लिए ये आया था, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो गई, देयर बाय इंप्रूविंग द रिलायबिलिटी, क्योंकि अब सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक तरीके से बढ़ने लगे तो हम उसे भरोसा कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ना 3 स्कूल ABC, अब ये चिल्ला रहा है मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, मेरे यहाँ के बच्चे सबसे ज्यादा एग्जाम में पास होते हैं, अरे पता चला तू तो 33% पे पास कर रहा था बच्चों को, सी
70% में पास कर रहा था, इसलिए उसका पासिंग परसेंटेज कम था। अब सब अपनी अपनी गाथा ऐसे गाओगे, एडवर्टाइज करोगे तो गलत है ना। तो अब क्या है, अब गवर्नमेंट अथॉरिटी बोला सब 50% पे पास होंगे, सारे बच्चों को 50% मार्क्स आने पर पास किया जाएगा। उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो क्या हो जाएगी, उस इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि सब एक जैसा रूल फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। प्रोवाइड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग पॉलिसी, वैल्यूएशन नॉर्म एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। इसका एक और इम्पोर्टेंट जो काम था वो क्या था, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट को प्रोवाइड करना, क्योंकि बहुत सारी चीजें एज पर लॉ रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन वो डिसीजन मेकिंग पर्पज से इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि डिस्क्लोजर दो, यानी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट को बढ़ाना जरूरी था, इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आई, ये उनका ऑब्जेक्टिव। तो क्या था, पहला नॉन कंपेरेबिलिटी को एलिमिनेट करना, दूसरा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स को इनहेंस करना, बढ़ाना, ये थे ऑब्जेक्टिव। अब आते हैं हम बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस पे। क्या है, बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस। हाँ, by setting the accounting standard, accountant has following benefit। accounting standard बनाकर accountant को ये benefit हैं। क्या क्या benefit हैं, चलो। Standard reduced to a reasonable extent or eliminates altogether confusion variation in the accounting treatment used to prepare financial statement। स्टैंडर्ड क्या करता है, बहुत हद तक एलिमिनेट कर देता है कंफ्यूजन के वेरिएशन को। क्या कर देता है, एलिमिनेट कर देता है कंफ्यूजन के वेरिएशन को। तो भाई मैं बताऊं, ज्यादा ना अगर इसको इस तरीके से समझोगे तो कंफ्यूजन होगा, अगर आप इसको इस तरीके से समझोगे तो कंफ्यूजन। इसको सीधे देखो, ये क्या कर देता है, ये कर देता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग। भैया बहुत सारी चीजें थी, सब अपने अपने हिसाब से चल रहे थे, ठीक है। तो उसने कहा कि नहीं, इसकी वजह से क्या हो रहा था, कंफ्यूजन हो रहा था, इसकी वजह से क्या हो रहा था, कंफ्यूजन हो रहा था। तो उसने कहा कि नहीं, आप क्या करोगे, इसी तरीके से इस चीज को फॉलो करोगे, स्टैंडर्डाइजेशन ले आया, जिसकी वजह से कंफ्यूजन कम हो गया। ठीक है। अब देखो मैंने अभी आपको जो बताया ना वही लिखा है, देयर आर सर्टेन एरियाज वेयर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आर नॉट स्टैट्यूटरीली रिक्वायर्ड, मतलब एज पर लॉ रिक्वायर्ड नहीं होती टू बी डिस्क्लोज्ड, लॉ के द्वारा डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टैंडर्ड्स कहता है कॉल फॉर डिस्क्लोजर बियॉन्ड दैट रिक्वायर्ड बाय लॉ। क्या स्टैंडर्ड कहता है, लॉ में रिक्वायर्ड हो नहीं हो मुझे मतलब नहीं है, मैं मांग रहा हूं, मुझे आप इसको डिस्क्लोज करके दो, तो आपको बात माननी पड़ेगी। ठीक है। लास्ट पॉइंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड facilitate comparison of financial statement of companies situated in different parts of the world and also of different companies situated in the same country। बहुत सिंपल सी मैं बोलूं, इतना सब लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा बोलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फैसिलिटेट द कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या करता है, कंपैरिजन को फैसिलिटेट करता है। इसको आप इजी लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है, इसको आप इजी लैंग्वेज में इतना लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फैसिलिटेट कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अराउंड द ग्लोब। भैया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फैसिलिटेट करता है कंपैरिजन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप दुनिया के किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप आपस में कंपेयर कर सकते हो, ठीक है ना। इसे उसी को अलग अलग लिखा है, कंपनीज देखो जैसे यहाँ पे लिखा है ना, क्या लिखा है, कंपनी सिचुएटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कंपनी चाहे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में सिचुएटेड हो या डिफरेंट कंपनी सेम कंट्री में सिचुएटेड हो, एक ही बात है, सीधा लिखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अराउंड द ग्लोब, आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो।
ये तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव भी था। तो जो इसके ऑब्जेक्टिव थे वही इसका बेनिफिट था। जैसे कि ऑब्जेक्टिव में दो पढ़ा, नॉन कंपेरेबिलिटी को एलिमिनेट करना, तो कंपेरेबिलिटी को इंक्रीज कर दिया, फैसिलिटेट कर दिया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हो गया, बेनिफिट हो गया। डिस्क्लोजर बढ़ाना ऑब्जेक्टिव था, डिस्क्लोजर आने से बेटर डिसीजन मेकिंग होगी। ठीक है, डिस्क्लोजर बढ़ाना ऑब्जेक्टिव था, बेटर डिस्क्लोजर मिलने लगा, ये आपका बेनिफिट हो गया। लास्ट, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस कर दिया। तो जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वही आपके बेनिफिट्स बन जाते हैं। अब बात करते हैं लिमिटेशन की। क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिमिटेशंस हैं? यस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की भी लिमिटेशंस हैं। क्या है? पहला लिमिटेशन अगर मैं बात करूं, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो वो है रेस्ट्रिक्टेड स्कोप। रेस्ट्रिक्टेड स्कोप का मतलब क्या है? अगर लॉ में कोई चीज लिखी है, ठीक है, अगर लॉ में कोई चीज लिखी है, फॉर एग्जाम्पल लॉ बन के आया, एक लॉ बनकर आया और लॉ ने कहा कि आज से सभी कंपनियां, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, किसी भी तरह का बिजनेस है, डेप्रिसिएशन के लिए सिर्फ और सिर्फ WDV मेथड फॉलो करेंगी। क्या कहा? लॉ ने कहा कि आज से डेप्रिसिएशन के लिए सिर्फ एक मेथड फॉलो किया जाएगा, वो है WDV मेथड, और कोई दूसरा मेथड आप फॉलो ही नहीं करोगे, ये लॉ ने कह दिया। अब भले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कह रहा है कि आपको अगर डेप्रिसिएशन लगाना है तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, SLM यूज कर सकते हो, WDV यूज कर सकते हो, या नंबर ऑफ ईयर डिजिट मेथड यूज कर सकते हो, फॉर एग्जांपल की बात करूं। ठीक है, लेकिन चलेगी किसकी? लॉ की चलेगी, क्योंकि लॉ ने कह दिया कि भैया अब डेप्रिसिएशन सिर्फ एक मेथड से ही कैलकुलेट होगा, वो है WDV। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लॉ को ओवरराइड नहीं कर सकता। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लॉ को ओवरराइड नहीं कर सकता, तो वही लिखा है। क्या लिखा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैन नॉट ओवरराइड द स्टैट्यूट। The standards are required to be framed within an ambit of prevailing laws. जो भी prevailing laws हैं उसी के ambit में रखते हुए आपको accounting standards बनाने पड़ते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? difficulties in making choice between different treatments। देखो क्या कह रहा है, आप अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब पढ़ोगे ना आगे जाके तो आपको पता चलेगा। जब आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए जाते हो, ठीक है ना, इन्वेंट्री वैल्यूएशन जाते हो तो आपके पास ना मेथड्स हैं। अब क्या मेथड्स हैं? आप चाहे तो इन्वेंट्री को फीफो पे वैल्यू कर सकते हो, आप इन्वेंट्री को चाहे तो फीफो पे वैल्यू कर सकते हो, राइट। आप इन्वेंट्री को वेटेड एवरेज पे वैल्यू कर सकते हो, ठीक है, आप इन्वेंट्री को सिंपल एवरेज पे कर सकते हो। अब आपके पास यहाँ पे क्या है? डिफरेंट ट्रीटमेंट है ना, वैल्यूएशन के बहुत सारे मेथड अकाउंटिंग ने दे रखे, कौन सा चूज करें, यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। डेप्रिसिएशन भी बहुत सारे मेथड्स दे रखे हैं, कौन सा मेथड फॉलो करें, वहां दिक्कत आती है चूज करने में। सिमिलरली इंपेयरमेंट आप आगे चलोगे वहां भी सॉरी इंपेयरमेंट मेरी एमोर्टाइजेशन में मेथड्स दे रखे हैं, वहां प्रॉब्लम आती है। जहां पे डिफरेंट बेसिस हैं, डिफरेंट वैल्यूएशन मेथड है, वहां पर प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो डिफिकल्टीज होती है चॉइसेस करने में, ठीक है, बिटवीन डिफरेंट ट्रीटमेंट। इंपेयरमेंट वाली बातें छोड़ दो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ अभी तक, वो हाई लेवल पे है, उससे आगे आप लोग। ठीक है, क्या लिखा है देखो, पढ़ लेते हैं। अल्टरनेटिव सॉल्यूशन टू सर्टेन अकाउंटिंग प्रॉब्लम में ईच हैव आर्गुमेंट टू रिकमेंड देम। देखो ये किसी किसी अकाउंटिंग प्रॉब्लम की बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं और हर सॉल्यूशन अपने आप को रिकमेंड करता है, कहता है कि मैं ही बेहतर हूं, तो भैया वहां पे प्रॉब्लम्स आ जाती है। आपको क्या याद करना है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की डेफिनेशन याद करनी है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या क्या करता है, रिकॉग्निशन करता है, मेजरमेंट करता है, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर करता है, वो आपको याद रखना है। लिमिटेशन एंड बेनिफिट आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के याद रखने हैं। ऑब्जेक्टिव्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के याद रखने हैं, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं 4 मार्क्स से 5 मार्क्स से, तो ये याद रहने चाहिए। अब हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, जो है प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। भैया इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैसे बनते हैं? ठीक है, इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैसे बनते हैं?
ठीक है, चलो थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा सा कैसे बनते हैं, उसके बाद अपन बुक पे आ जाएंगे और देख लेंगे, देन ये चैप्टर खत्म। फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। पहले तो ये बताओ, इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन बनाता है? ICAI। कौन बनाता है? ICAI। आपको क्या लगता है आईसीआई पूरा टाइम बैठ के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता रहता है? कौन बनाता होगा आईसीआई में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, है ना? आईसीआई बनाता है, लेकिन आईसीआई अकेले नहीं बनाता, इसने एक बॉडी बना रखी है, ASB। इसने एक बॉडी बनाई है ASB, जो बनी थी 1977 में, जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाता है, ड्राफ्ट करता है। अब बात आती है, तो क्या ये वही करता है जो आईसीआई कहता है? नहीं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं करता है। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। क्या है? इंडिपेंडेंट बॉडी है। ठीक है, ये अपने हिसाब से काम करता है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो भैया अब एएसबी का मेंबर कौन कौन होता है? ठीक है, मान लो कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना रहा है, तो उसकी मर्जी, मतलब उसने 4 लोगों को बुला लिया, अपने दोस्त यारों को, और बना लिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, या एक ही व्यक्ति ने मिलकर सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना लिए? नहीं, ये जो एएसबी है, इस जो एएसबी है, इसमें मेंबर्स होते हैं। ठीक है, अब इनके मेंबर्स कौन कौन हो सकते हैं? इसको छोड़ो यार, ऐसे नहीं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बोर्ड है, इसमें क्या होते हैं? मेंबर्स होते हैं। अब वो मेंबर्स कहाँ से आते हैं? ठीक है, इसको आप कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हो। इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कौन कौन शामिल होते हैं? ठीक है, इसके कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन शामिल होते हैं? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में जो शामिल होते हैं, सबसे पहले होते हैं इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि भाई आप अकाउंटिंग जो बना रहे हो, स्टैंडर्ड बना रहे हो, अल्टीमेटली कौन यूज करेगा? वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अल्टीमेटली कहाँ यूज होंगे? इंडस्ट्रीज में यूज होंगे, कंपनी में यूज होंगे। तो जितनी भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हैं, कि जहाँ वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो कौन बता सकते हैं? इंडस्ट्री वाले बता सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव। वो कौन होते हैं? वो आपने सुना होगा एसोचैम। ठीक है, वो होते हैं, आपने फिकी सुना होगा। ये सब क्या है? ये रिप्रेजेंटेटिव हैं, इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव ये होते हैं। फिर कौन होते हैं? अकेडमिशियन। भैया जो पढ़ा रहे हैं, जिनको पता है एक्चुअल में क्या है, वो होते हैं, जिनको अकेडमी की अच्छी नॉलेज होती है, वो होते हैं। ठीक है, उसके बाद कौन होते हैं? उसके बाद होती है कुछ गवर्नमेंट अथॉरिटी के लोग होते हैं। कौन होते हैं? कुछ गवर्नमेंट अथॉरिटी के लोग होते हैं, वो आते हैं, वो बैठते हैं। तो ये इस तरीके से क्या किया जाता है? एएसबी का कॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन वाले जो लोग होते हैं, वो आपस में बैठते हैं, वो डिस्कस करते हैं, और डिस्कस करके क्या करते हैं? कोई ड्राफ्ट बना लेते हैं। ठीक है, वो ड्राफ्ट बनाते हैं अकाउंटिंग में, फिर वो आगे भेजते हैं, वो बात की चीज है। तो इतना आप समझ लो, इंडिया में एएसबी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। उसके अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए, उसमें कौन कौन से लोग रहते हैं? हाँ, एक मैं और भूल गई, इसमें एक और रहते हैं, हाँ, एक और लोग रहते हैं, वो और जोड़ लो। इसमें एक और व्यक्ति रहते हैं, जिनको हम कहते हैं रेगुलेटर्स। कौन रहते हैं? रेगुलेटर्स। अब रेगुलेटर्स कौन हो गए? जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज होते हैं ना, जो एक पर्टिकुलर चीज को रेगुलेट करती है, जैसे कि सेबी शेयर मार्केट को रेगुलेट कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी को इरडा रेगुलेट करता है, इस तरीके की जो कोई रेगुलेटरी बॉडी है, वो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का पार्ट होती है। राइट, चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी, क्या लिखा है देखो, The Institute of Chartered Accountant of India took upon itself the leadership role by constituting Accounting Standard Board ने Accounting Standard Board ASB बनाया 1977 में। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ये बनाया। ठीक है, जो कंपोजिशन है, द कंपोजिशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडस्ट्री, मैंने आपको बताया था, एसओचए में फिकी है, सीआईआई है,
रेगुलेटर्स हैं, अकेडमिशियन हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, एटसेट्रा, ये सब क्या होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की मेंबर्स होते हैं। ठीक है, और ये स्पष्ट लिखा है देखो, एएसबी इज अ बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय काउंसिल ऑफ आईसीआई, आईसीआई ने बनाई जरूर है, बट एएसबी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है इन द फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, and council of ICAI is not empowered to make any modification in the draft accounting standard formulated by ASB without consulting with ASB। ICAI ने ASB को बनाया जरूर है, लेकिन ICAI अपने मन से ASB के बनाए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ड्राफ्ट में कोई भी चेंज नहीं कर सकती जब तक कि वो ASB से कंसल्ट ना कर ले। ठीक है, अब बात आते हैं लास्ट, भैया प्रोसेस क्या क्या है। ठीक है, प्रोसेस क्या क्या है, तो प्रोसेस को ना यहां से पढ़ लेते हैं। यहाँ जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको हाईलाइट कर लेना, क्योंकि इतना एग्जाम में आता नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा परेशान नहीं होना है। पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया। क्या मतलब है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया से, वो एरिया जहाँ पे एएसबी के मेंबर बैठ के डिस्कस करेंगे और भाई क्या है क्या नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया का मतलब होता है एरिया फॉर विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज रिक्वायर्ड। भैया ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, किस पर्टिकुलर एरिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चाहिए, तो हम सबसे पहले वो एरिया को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई कर लिया कि हमने कहा कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर XYG एरिया में हमने आइडेंटिफाई किया, मान लो कोई पर्टिकुलर एरिया है XYG, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं ऑफ स्टडी ग्रुप का, यानी कि एएसबी के जो मेंबर्स होते हैं उसके हम एक स्टडी ग्रुप बनाते हैं, कुछ मेंबर्स की हम टीम बनाते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई ये जो XYG एरिया है जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ये जो XYG एरिया है जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, इसकी क्या करो, स्टडी करो कि भाई एक्चुअल क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों प्रॉब्लम आ रही है, उसको सबसे पहले प्रॉब्लम को स्टडी करना पड़ेगा ना। प्रॉब्लम को स्टडी करो, समझो, उसके बाद वो क्या करते हैं, प्रॉब्लम को स्टडी कर लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बेसिस वो प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट एंड इट्स सर्कुलेशन, वो एक ड्राफ्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाते हैं और उसको सर्कुलेट कर देते हैं। क्यों करते हैं सर्कुलेट, ताकि वो ले सके क्या, व्यूज ऑफ डिफरेंट बॉडीज, ताकि वो डिफरेंट बॉडीज के व्यूज उस ड्राफ्ट पर ले सकें। जैसे व्यूज आ जाते हैं तो उस ड्राफ्ट को वो क्या कर देते हैं, फाइनलाइज कर देते हैं, उस एक्सपोजर ड्राफ्ट को फाइनलाइज कर देते हैं, और फाइनल करने के बाद फिर से उस पर वो क्या करते हैं, कमेंट मांगते हैं, भाई हमने ये फाइनल कर दिया है, ठीक है, आपने ये हमें, देखो पहले उन्होंने ड्राफ्ट बनाया, ड्राफ्ट को उन्होंने व्यूज के लिए भेजा, अब बहुत सारे व्यूज आए, अब बहुत सारे व्यूज है तो सारे व्यूज अलग अलग होंगे, सारे व्यूज को तो इनकॉर्पोरेट नहीं किया जा सकता, उन व्यूज पे भी डिस्कशन हुआ होगा, जो कॉन्क्रीट चीजें निकल के आई होंगी, जो किया जा सकता होगा, उसको उन्होंने ड्राफ्ट में डाला होगा और फाइनल ड्राफ्ट बनाया, तो फाइनल ड्राफ्ट बनाने के बाद तो फिर कहते हैं कि भाई हमने आपके व्यूज के बेसिस से ये फाइनल ड्राफ्ट बनाया है, अगर इस पे आपको कोई कमेंट देना है, इसमें कोई चीज कहनी है तो वो आप कमेंट दे दो। उसके बाद वो क्या करते हैं, कमेंट लेते हैं एक्सपोजर ड्राफ्ट पे। ठीक है, अगर कोई कमेंट आया, उन्हें लगा रेलिवेंट है, इंपॉर्टेंट है, तो उसके बेसिस पे मॉडिफिकेशन किया जाता है ड्राफ्ट पे और उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इशू कर दिया जाता है। राइट, ये इसका प्रोसेस है। लेकिन इस चैप्टर के अगर मैं इंपॉर्टेंट बातें बोलूं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो भैया डेफिनेशन है ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, करके जाइएगा, जरूर आती है। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, बेनिफिट इंपॉर्टेंट है, लिमिटेशन इंपॉर्टेंट है, ये चीजें इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, इन्हें करके जरूर जाइएगा। राइट, ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है इस चैप्टर से। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम इसके ट्रू फॉल्स एंड एमसीक्यू को कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ, इसके साथ ही यहाँ पे ना आपको लिस्ट दे रखी है, तो ये लिस्ट को आपको याद करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, आप एक बार इसको पढ़ जरूर सकते हो, आप इसको एक बार पढ़ लेना, ज्यादा आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो लिखा भी है, इंड एएस एंड एएसएलवी गिवन अबव डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द सिलेबस। भैया ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए दिया गया है। राइट, चलिए, हाँ, चलो चलो चलो, अब टेस्ट करते हैं नॉलेज और खत्म करते हैं चैप्टर। ट्रू एंड फॉल्स का पहला पॉइंट क्या बोलता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट। ठीक है,
इशूड बाय एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी, यहाँ तक भी ठीक है। गवर्नमेंट ठीक है। अदर रेगुलेटरी बॉडी ठीक है। कवरिंग द एस्पेक्ट ऑफ रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, presentation and disclosure of accounting transaction and events in the financial statement। क्या कह रहा है स्टेटमेंट? ये कह रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जो कि एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी, गवर्नमेंट या कोई रेगुलेटरी और अदर रेगुलेटरी बॉडी इशू करती है, जिसमें 4 एस्पेक्ट कवर होते हैं, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर किसी भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स का। तो ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से क्या है, ये पूरा स्टेटमेंट आपका ट्रू है और ये शॉर्ट में आपकी डेफिनेशन ही है ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या है? डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही है ये। चलो अगला पॉइंट कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैन ओवरराइड द स्टैच्यू। ना बाबा ना, फॉल्स। हमने क्या पढ़ा था? ये लिमिटेशन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, रेस्ट्रिक्टेड स्कोप है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, वो ओवरराइड नहीं कर सकता। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन नॉट ओवरराइड द स्टैच्यू, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। डिफिकल्टीज इन मेकिंग चॉइस बिटवीन डिफरेंट ट्रीटमेंट इज वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ अकाउंट। अगर ये बताओ आप किसी दो चीजों के बीच चॉइस नहीं कर पा रहे हो तो क्या है ये, बेनिफिट है या लिमिटेशन है? लिमिटेशन है ना। तो अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी आपको डिफिकल्टीज हो रही है दो ट्रीटमेंट के बीच चॉइस करने में, तो वो बेनिफिट है या लिमिटेशन? इट्स अ लिमिटेशन। हमने इसे लिमिटेशन में ही पढ़ा था, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? फॉल्स है। अगला, रिक्वायरमेंट फॉर एडिशनल डिस्क्लोजर इज लिमिटेशन। रिक्वायरमेंट एडिशनल डिस्क्लोजर का बेनिफिट है, लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। तो स्टेटमेंट भी फॉल्स है। ASB stands for Accounting Standardization Benchmarking, नहीं, ASB stands for Accounting Standard Board, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। There are no limitation, अकाउंटिंग स्टडी कोई लिमिटेशन ही नहीं है, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। राइट, तो एक ही स्टेटमेंट ट्रू था, बाकी सारे स्टेटमेंट फॉल्स थे। आओ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज इन इंडिया आर इशूड बाय। भैया नॉन कॉर्पोरेट हो, कॉर्पोरेट हो, कोई भी एंटिटीज हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करता है? हार्मोनाइज द अकाउंटिंग पॉलिसी, यस। एलिमिनेट द नॉन कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यस। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। It is essential to standardize the accounting principle and policy in order। accounting principle और policy को it is essential, ये जरूरी है कि हम स्टैंडर्डाइज करें, एक स्टैंडर्ड लेकर आए अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड पॉलिसी में। क्यों? ट्रांसपेरेंसी के लिए, कंसिस्टेंसी के लिए, बोथ ऑफ द अबव, बोथ ऑफ द अबव, ट्रांसपेरेंसी और कंसिस्टेंसी दोनों लाने के लिए हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल और पॉलिसी में स्टैंडर्डाइजेशन लाना जरूरी है। इसके साथ हमारा ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। और देखो आपसे पूछा भी है, ऑब्जेक्टिव बताइए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के। एलिमिनेट करना नॉन कंपेरेबिलिटी, डिस्क्लोजर्स को बढ़ाना। एडवांटेज क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के, ये भी आपसे पूछा गया है। एलिमिनेट कर देता है नॉन कंपेरेबिलिटी को, डिस्क्लोजर बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपकी बेटर डिसीजन मेकिंग होती है। एंड सेकंड पॉइंट आपने क्या पढ़ा था? सेकंड पॉइंट क्या पढ़ा था आपने? देखो मैं भी भूल गई, चलो देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या पढ़ा था। हाँ, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट को बढ़ा देता है, कंपैरेबिलिटी को बढ़ा देता है और साथ में स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कर देता है। तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। मिलेंगे कल नए चैप्टर्स के साथ जो है पूरा प्रैक्टिकल, बहुत मजा आने वाला है। सारे थ्योरी चैप्टर्स हुए कंप्लीट जर्नल एंट्रीज के साथ, बहुत 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 मजा आ रहा है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।